देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर भारत में हर रियासत में ख़त्म हो चुकी है। आज यही कांग्रेस पार्टी के लोग असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं। मैं हमारे गयूर भाइयों से कहना चाहूँगा, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से कहना चाहूँगा, यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी को सपोर्ट करके वहाँ पर उद्धव ठाकरे को अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। यही कांग्रेस पार्टी जिसकी सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र में, वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मुल्क में हमको बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, बीजेपी को शिकस्त देना है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश का तो काम नहीं कर सकते, मगर वो हमेशा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जो खूबसूरती है, भाईचारगी है, मोहब्बत है, इसका डाइवर्सिटी है, इसको हमेशा के लिए कमज़ोर करके रख देना। आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने CAA का कानून पार्लियामेंट में लेकर आया तो पूरी भारत की पार्लियामेंट में दुनिया ने देखा कि अगर कोई था जिसने नरेंद्र मोदी के सामने आंखों में आंखें डालकर उसके 306 MPs की आंखों में आंखें डालकर किसी ने CAA के कानून को फाड़ दिया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बीजेपी ने मुस्लिम हमारी बहनों से झूठा हमदर्दी का दावा किया और ट्रिपल तलाक जैसा गैर कानूनी कानून बना दिया। ट्रिपल तलाक का कानून जो बनाया गया उस इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि उससे नाइंसाफी की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल में बीजेपी के 18 MP जीत कर आ गए, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझ पर उंगली उठाने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, क्या ममता बनर्जी की कमजोरी की वजह से, क्या बीजेपी के यहाँ पर 18 MP कामयाब कैसे हो गए? मजलिस या असदुद्दीन ओवैसी तो 2019 का पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा था, मगर मेरे अजीज दोस्तों, हकीकत यह है कि आज बीजेपी हो या फिर तृणमूल हो या कांग्रेस हो, इनका वोटर बीजेपी को वोट दे रहा है। ये सिर्फ ये कहकर हमको डरा रहे, फुसला रहे, मगर आज आप देखते हैं कि इनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को, इनकी बंगाल में जो कामयाबी पार्लियामेंट में हुई, इसका जिम्मेदार यही दोनों पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर ये आपके TMC हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप बंगाल में शीतलकुची में जो कुछ हुआ कि जहां पर 4 लोगों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोलियों ने उनको खत्म कर दिया, उनकी जान ले ली, वहीं पर एक आनंद बर्मन नामी एक शख्स जो वोट डाल रहा था उसकी भी मौत हो गई। मैं इसकी मौत के बाद बीजेपी कहती है कि ऐसे शीतलकुची के तरह और 4-5 वाकयात होंगे। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप हमारी लाशों पर बंगाल में अपना सियासी महल तामीर करेंगे? क्या आप हमारे खून पर अपनी कामयाबी को बनाएंगे? आखिर ये कौन सी राजनीति है कि एक 4 लोग मर जाते हैं, एक बच्चा मर जाता है तो आप कहते हैं कि शीतलकुची की तरह और 4-5 वाकयात किए जाएंगे? क्या बंगाल में बहने वाले गरीब की खून की कीमत नहीं है? चाहे वो मुसलमान हो या राजवंशी हो, ये इंसान है। क्या मरने वालों के ख्वाब नहीं थे? क्या मरने वालों के घर में बीवी और बच्चे नहीं थे? क्या मरने वालों के माँ बाप नहीं थे कि जवानी में उनकी जवानी को, जिंदगी को छीन लिया गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, अगर आप बीजेपी और RSS के नापाक अज़ाइम में उनको रोकना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने वोट से कामयाब करिए, दुआ करिए। और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज रात से रमज़ान शुरू होगा। मुझे यकीन है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हम तमाम लोग रोज़ा भी रखेंगे और कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे ताकि इस सागरदेगी के असेंबली हल्के से, विधानसभा से, यहाँ से महबूब आलम को आप कामयाब करिए। आज आप
आपके पास मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आई हुई है। बीजेपी जब से सरकार में आई है, देश के कोने कोने में कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो कभी किसी को पीने का पानी अगर कोई जाकर किसी इबादत गाह में पीता है तो उसको 14 साल के बच्चे को मारा और पीटा जाता है। यही बीजेपी की ताईद की बिना पर, यही संघ परिवार की ताईद की बिना पर आप देखते हैं कि ये संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। और बीजेपी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है नरे योगी की, वो उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों, ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने मुल्क में नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में कोरोना फैल रहा है, इंजेक्शन की जरूरत है वैक्सीन की, तो नरेंद्र मोदी को इसकी फिक्र नहीं है। कई बंगाल में आपके अस्पताल में चले जाइए, आपको कोरोना का इंजेक्शन है मगर बीजेपी इंजेक्शन नहीं देती। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी तो बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर इनको देश चलाना नहीं आता। ये बांग्लादेश तो चले गए और बांग्लादेश में जाकर नरेंद्र मोदी ने वहां पर बांग्लादेश के जनता से कहा कि मैंने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया, मगर यही बंगाल में आज देखते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में घुसपैठी घुसे हैं, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी हैं। खुद दिलीप घोष ने कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाल में बांग्लादेशी हैं। आखिर ये कब तक ये नफरत फैलाते रहेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को सोचना है। आपको अगर अपने इस सागरदिघी में अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए स्कूल की जरूरत है, यहाँ पर कॉलेज की जरूरत है, साफ पीने के पानी की जरूरत है, और सबसे ज्यादा आपको जरूरत है कि आपकी एक आजाद सियासी आवाज हो जो बंगाल के असेंबली में जाकर गूंजे। कब तक आप कांग्रेस की ममता बनर्जी का साथ देते रहेंगे? ये आपको सिर्फ वोट हासिल कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ये हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी अपने आप को जनियोधारू हिंदू कहती है, तो तीसरी जानिब ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। बताइए फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप किसकी तरफ देखेंगे? एक तरफ हिंदू नेशनलिस्ट है, एक तरफ कांग्रेस का जनियोधारू है, तीसरी जानिब ममता कहती है कि मेरा गोत्रा छांट लिया है, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और चंडी पाठ पढ़ती है। बताने का मकसद ये कि आज आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वोट की कीमत नहीं है, आपकी गरीबी के ताल्लुक से इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। हालत मजबूरी में आपका वोट हासिल करना चाहती हैं। आज यहाँ सागरदिघी से एक मुकामी काबिल नौजवान जो हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं, जनाब महबूब आलम साहब को वोट दीजिए, इनको अपना महबूब बना लीजिए। आपने बरसों कांग्रेस को वोट दिया, आपने कभी टीएमसी का साथ दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। आज आपको यहां से सागरदिघी से अगर कोई गुंडागर्दी करता है, कोई गरीबों पर जुल्म करता है, तो इस गुंडागर्दी और जुल्म का भी खात्मा आपको करना है। आपको इस सागरदिघी में, मुर्शिदाबाद में आप अंदाजा लगाइए कि 50% हमारी बहनें बीड़ी का काम करती हैं, रोल करती हैं, मगर यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक कानून को लेकर आया जिसका अगर अमल होगा तो कानून का बहुत बड़ा नुकसान हमारे बीड़ी बनाने वाले कारोबार पर पड़ने वाला है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं
कि इस सागरडिगी से नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो महबूब आलम को आप वोट देना है। आप बीजेपी को हराएंगे, रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमजोर पड़ते जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी में वो ताकत भी नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। आज भारत देश में एक नई सियासी क़यादत की आपको जरूरत है। हम कब तक इन लोगों, इन पार्टीज की गुलामी करेंगे? हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? हम कब तक अपनी जबानों को नहीं खोलेंगे? हम कब तक हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के तालीम के मुस्तकबिल को बर्बाद होता देखते रहेंगे? हम कब तक अपने नौजवानों की जिंदगियों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ता हुआ देखेंगे? मेरी आपसे गुजारिश है कि आइए एक नए दौर का आगाज करिए और बंगाल में एक तारीख को बनाइए, ताकि यहां से महबूब आलम आपके वोट के जरिए जब एमएलए बनकर जाएगा तो सिर्फ सागरडिगी नहीं बल्कि ना सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि पूरे बंगाल के गरीब आवाम की एक ताकत और आवाज और पहचान बनेगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर 26 अप्रैल के दिन अपने वोट के जरिए पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।